आपने लेजेंड्स तो बहुत देखे होंगे, पर हर लेजेंड का एक मास्टर होता है और हर मास्टर का एक ग्रैंड मास्टर होता है। जैसे थे हांगकांग के यिप मैन। अपने बेहतरीन और यादगार एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से दुनिया में शायद ही कोई ऐसा एक्शन लवर होगा जिसने यिप मैन मूवीज नहीं देखी होगी। इस मूवी सीरीज ने ना ही यिप मैन की कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया, बल्कि एंशिएंट मार्शल आर्ट विंग चुन को भी दुनिया भर में पॉपुलर कर दिया। अरे भाई, ऐसे ही नहीं, हमारे सब्सक्राइबर्स ने बार बार हमें इस टॉपिक को कमेंट में सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही ऑसम टॉपिक सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द यिप मैन मूवी सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि असल में आखिर थे कौन यिप मैन। यिप मैन का रोल प्ले करने के लिए डॉनी येन ने किस किस तरह की तैयारी की थी। जानेंगे कि क्या है विंग चुन की असल कहानी, कौन कौन से हैं रियल यिप मैन और मूवी के यिप मैन में डिफरेंसेस, एंड एज ऑब्वियस इस मूवी के अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यिप मैन मूवी सीरीज बेस्ड है लीड चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट यिप मैन की रियल लाइफ स्टोरी पर, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1893 को चाइना के फुशान शहर की एक वेल्थी फैमिली में हुआ था, जहां पर उन्होंने 9 से 13 साल के बीच में मार्शल आर्ट विंग चुन को सीखना शुरू किया और वो अपनी लाइफ में इसी मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर के रूप में जाने जाने लगे। और चाइनीज मार्शल आर्ट की हिस्ट्री में उनका एक बहुत बड़ा और रिस्पेक्टेड नाम है। और अपने लाइफ टाइम में उन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को विंग चुन की ट्रेनिंग दी, जिसमें सबसे फेमस थे हांगकांग के मशहूर मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर ब्रूस ली। अब वैसे तो इस मूवी सीरीज के अंदर यिप मैन की ओवरऑल कहानी को दिखाया गया है, पर इस मूवी सीरीज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें रियलिटी से बहुत अलग डिपिक्ट किया गया है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। यिप मैन की कहानी पर बायोपिक बनाने के आइडिया की शुरुआत बहुत ही पहले से शुरू हो गई थी, जहां पर 1997 में ही कोरी युएन और जेफरी लाओ यिप मैन की बायोपिक बनाते, जिसमें स्टीफन चाओ हमें ब्रूस ली के रूप में दिखने वाले थे। लेकिन इस मूवी को बनाने वाली पैरागॉन फिल्म्स लिमिटेड ने इस मूवी को कैंसिल कर दिया। आगे जाकर फाइनली प्रोड्यूसर रेमंड वोंग ने अपनी यिप मैन मूवी बनाने का फैसला किया। इस मूवी के इनिशियल टाइटल को लेकर फिल्म मेकर्स के बीच में ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां पर प्रोड्यूसर रेमंड वोंग इस मूवी को द ग्रैंड मास्टर यिप मैन का टाइटल देना चाहते थे। वहीं पर दूसरी ओर एक और फिल्म डायरेक्टर वोंग कार-वाई अपनी खुद की यिप मैन की बायोपिक पर काम कर रहे थे, जिसमें वो टोनी लियांग को यिप मैन के रूप में कास्ट करना चाहते थे और वो भी इस मूवी को द ग्रैंड मास्टर नाम देना चाहते थे। और यही इन दोनों नामों के बीच में सिमिलैरिटी इस झगड़े का कारण बन रही थी, जिसके कारण फाइनली रेमंड वोंग ने अपनी मूवी के टाइटल में से ग्रैंड मास्टर निकाल के द यिप मैन कर दिया। और वहीं पर वोंग कार-वाई ने 2013 में अपनी द ग्रैंड मास्टर मूवी रिलीज की। और इसके अलावा भी डॉनी येन के यिप मैन मूवी से अलग 2010 की द लेजेंड इज बॉर्न यिप मैन और 2013 की यिप मैन फाइनल फाइट मूवीज भी यिप मैन की बायोपिक मूवीज हैं। पहली मूवी पर काम शुरू करने से पहले प्रोड्यूसर रेमंड वोंग ने यिप मैन के बेटों से उनकी पूरी इजाजत ली, जहां पर रेमंड वोंग ने यिप मैन के सबसे बड़े बेटे यिप चुन से फोशान मिलने गए, जहां पर उन्होंने यिप मैन की पास्ट लाइफ पर रिसर्च भी किया और यिप मैन के कई सारे पुराने स्टूडेंट से भी मुलाकात की, जहां पर उनके बेटों और स्टूडेंट्स को यिप मैन की लाइफ को मूवी में ठीक से रिप्रेजेंट करने और विंग चुन को सही ढंग से दिखाने के लिए उन्हें कंसल्टेंट्स के रूप में मूवी में भी ऐड किया गया। अब जैसा कि इसकी कहानी को फुशॉन शहर में दिखाया गया है, लेकिन अब फुशॉन वैसा नहीं रहा है जैसा वो 1930 के जमाने में था। यही कारण है कि मूवी की फुशॉन सिटी को चाइना के शंघाई में बनाया गया था, जहां पर कई सारे पुराने जमाने की बिल्डिंग्स थीं, जिन्हें आसानी से 1930s के जमाने के हिसाब से बनाया जा सकता था। वहीं पर इस मूवी के अंदर जेन हुआ कॉटन मिल को मूवी के अंदर रिक्रिएट किया गया है, जहां पर इसे कॉटन मिल में बदलने में हफ्तों का टाइम लगा था। इसके अलावा भी बाकी फ्यूचर की सारी यिप मैन मूवीज की शूटिंग भी शंघाई सिटी के अंदर अलग अलग साउंड स्टेजेस में हुई है। डॉनी येन के लिए इस रोल को प्ले करना इमोशनली, मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, जहां पर उन्होंने इस मूवी के शुरू होने के महीनों पहले ही बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जहां पर उन्होंने यिप मैन के बेटों से यिप मैन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाई और तो और उन्होंने यिप मैन के बेटों से ही विंग चुन की ट्रेनिंग ली, जहां पर इसके लिए उन्हें 9 महीनों का वक्त लगा।
साथ ही साथ वो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए वो दिन में एक ही बार खाना खाया करते थे और इप मैन के अंदाज, बोलचाल और कॉस्ट्यूम्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया करते थे। अब जाहिर सी बात है, जब कुंफू कराटे होगा तो इंजरी तो होगी ही। यही कारण है कि डॉनी येन को पहली मूवी के एक फाइट सीक्वेंस के दौरान एक बहुत ही सीरियस इंजरी झेलनी पड़ी थी, जहां पर एक कुल्हाड़ी से उनके बाएं आंख पर चोट लग गई थी। वहीं पर मूवी के अंदर इप मैन जो पंचेस जापानीज जर्नल के ऊपर बरसाता है, टर्न्स आउट इन रियलिटी डॉनी येन के वो पंचेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। इसी की वजह से मूवी के अंदर जापानीज जर्नल का रोल प्ले करने वाले हीरो यूकी इकेउची को सर में एक सीरियस कंकशन झेलना पड़ा था। पहली इप मैन मूवी की सक्सेस को देखते हुए रेमन वोंग ने तुरंत ही इस बात को कंफर्म किया था कि इप मैन की सीक्वल बेसिकली इप मैन और ब्रूस ली के रिलेशंस के ऊपर रिवॉल्व करेगी, जो बेसिकली इप मैन के सबसे फेमस डिसाइपल थे। लेकिन 2009 में फाइनली उन्होंने इस बात को अनाउंस किया कि अभी तक उनकी ब्रूस ली के डिसेंडेंट से कोई खास नेगोशिएशन नहीं हो पाई है, जिसके कारण इस मूवी के अंदर ब्रूस ली को एज अ चाइल्ड इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया गया। लेकिन जब थर्ड मूवी के अंदर ब्रूस ली को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया गया, तब इनिशियली ये डिसाइड किया गया था कि ब्रूस ली के लुक्स को पूरी तरह से 100% एक्यूरेट दिखाया जाएगा, जहां पर ब्रूस ली के CGI फेस मॉडल को एक बॉडी डबल के फेस पर सुपर इम्पोज किया जाता। लेकिन जब इस बात का पता ब्रूस ली के परिवार वालों को पता चला, तो उन्होंने फिल्म मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात की, जो बेसिकली ब्रूस ली के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता। यही कारण है कि फिल्म मेकर्स ने ब्रूस ली के कैरेक्टर के लिए डैनी चैन क्वाक्वान को कास्ट करने का प्लान किया। थर्ड मूवी के अंदर हमें दिखे फॉर्मर अमेरिकन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर माइक टाइसन, जिनके 1500 फुट पाउंड पंचेस के बारे में जानकर डॉनी येन की वाइफ को बहुत ज्यादा चिंता हुई थी कि कहीं माइक टाइसन जाने अनजाने में डॉनी येन को बुरी तरह से हर्ट न कर दें। लेकिन सरप्राइजिंगली हुआ इसका ठीक उल्टा, जहां पर मूवी के अंदर डॉनी येन माइक टाइसन का सामना करने के लिए माइक टाइसन के कई सारे प्रीवियस बॉक्सिंग मैचेस और फुटेज को बहुत ही गहराई से स्टडी किया। और फाइनली इस मूवी की शूट के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जहां पर डॉनी येन ने खुद गलती से माइक टाइसन की इंडेक्स फिंगर तोड़ दी। 2018 में रिलीज की गई इसकी स्पिन ऑफ मूवी चियंग टिंची, जिसे इंग्लिश में मास्टर जी इप मैन लेगेसी कहा गया। इस मूवी के अंदर हमें मैक्स जैंग के साथ साथ WWE सुपरस्टार और एक्टर डेव बटिस्टा और हांगकांग सुपरस्टार मिशेल येओ भी देखने को मिली। लेकिन बावजूद इसके ऑसम एक्शन और फाइट सीक्वेंसेस के इस मूवी को क्रिटिक्स से एक मिला जुला ही रिस्पॉन्स मिला और इसे अमेरिका में सीधे होम एंटरटेनमेंट्स में रिलीज किया गया, जहां पर इसने टोटल $4,30,000 की ही कमाई की। और इस मूवी की इसी परफॉर्मेंस को देखकर इसकी आने वाली सीक्वल में से $13 मिलियन की कटौती कर दी गई है, जहां पर पहले इसकी आने वाली सीक्वल को $28 मिलियन में बनाया जाना था। फोर्थ मूवी के अंदर कॉलिन फेटर के रूप में नजर आए क्रिस कॉलिंस मूवी में तो एक अमेरिकन मरीन कराटे चैंपियन के रूप में दिखे, लेकिन रियल लाइफ में वो भी एक विंग चुन स्टूडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने रियल लाइफ इप मैन के स्टूडेंट लियांग टिंग से ही सीखा था। और तो और रियल लाइफ में वो खुद एक अमेरिकन मरीन भी रह चुके हैं। भाई इप मैन मूवीज की तो बहुत बात हो गई, लेकिन चलिए अब थोड़ा जानते हैं इप मैन के फेमस इस मार्शल आर्ट फॉर्म के बारे में, जहां पर विंग चुन बेसिकली एक ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसमें अपनी एनर्जी और ताकत को कम इस्तेमाल करके अपोनेंट की पावर्स को अपोनेंट के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर इसकी सटीक ओरिजिन कब हुई थी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात जरूर मालूम है कि विंग चुन को शाओलिन टेम्पल के 5 एल्डर में से एक फीमेल मॉन्क नग मुई ने बनाया था, जो एक क्रेन और स्नेक की फाइटिंग से इंस्पायर हुई थी। और उन्होंने इसका सबसे पहला इस्तेमाल तब किया जब यिम विंग चुन नाम की एक औरत ने एक बदमाश की शादी के प्रपोजल को ठुकरा के उसे लड़ाई के लिए चैलेंज किया था, और उसे हराने के लिए ही वो नग मुई के पास इस कला को सीखने आई। और फाइनली इस कला को सीखने के बाद यिम विंग चुन ने उस आदमी को हरा दिया, जिसके कारण यिम विंग चुन के नाम से ये कला विंग चुन के नाम से ही फेमस हो गई। इप मैन के अलावा भी कई सारी दर्जन भर से भी ऊपर मूवीज हैं जिन्होंने विंग चुन की कला को हाईलाइट किया है। और अगर आपको विंग चुन की हिस्ट्री के बारे में समझना है तो आप 1977 की स्ट्रेंजर फ्रॉम शाओलिन और 1994 की विंग चुन मूवी देख सकते हैं, और इन दोनों में यिम विंग चुन की कहानी को समझाया गया है। अब चलिए फाइनली बात करते हैं बहुत सारे डिफरेंसेस के बारे में जो आपको बहुत ज्यादा शॉक करने वाला है। सबसे पहली चीज ये है कि इस मूवी के अंदर इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि इप मैन एक पुलिस ऑफिसर भी थे,
जिन्होंने 24 साल की उम्र में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के अंदर पुलिस ऑफिसर का काम करना शुरू किया था और वो जापानीज इन्वेजन के दौरान तक भी एक पुलिस ऑफिसर थे। और जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि उन्होंने जापानीज जनरल से लड़ाई की थी, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही उन्होंने अपने सीने पर कोई बुलेट खाया था। और चाइनीज सिविल वॉर के अंदर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के हारने के बाद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से बचने के लिए वो हांगकांग गए थे, जहां पर 1950 के जमाने में उन्होंने अपना विंग चुन स्कूल तो खोला था, लेकिन इस स्कूल से उन्हें बहुत ज्यादा कमाई नहीं हुआ करती थी और बच्चे कुछ महीने पढ़ने के बाद ही उनके स्कूल से चले जाया करते थे और कुछ ने तो विंग चुन के खुद के स्कूल भी खोल लिए थे। फाइनली इप मैन के कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प किया और शुरुआत की विंग संग एथलेटिक एसोसिएशन की एंड ऑफ कोर्स उन्हें ब्रूस ली की वजह से और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। वहीं पर रियल लाइफ में इप मैन ने किसी भी ब्रिटिश बॉक्सर से लड़ाई नहीं की थी, जैसा कि इप मैन 2 में दिखाया गया था, बल्कि असल में इस लड़ाई को एक रशियन बॉक्सर के साथ इप मैन के स्टूडेंट वोंग लियांग ने लड़ा था, जिन्होंने इस बॉक्सिंग मैच को भी जीता था। वहीं पर जैसा कि पहली मूवी के अंदर इप मैन के बेटे को 4 से 5 साल का दिखाया गया है, इन रियलिटी उनके सबसे बड़े बेटे इप चुन 12 से 14 साल के थे। वहीं पर इप मैन की वाइफ के साथ उनके रिलेशन के बारे में बात की जाए तो इस चीज को मूवी में बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि इन रियलिटी उनकी असल वाइफ के डेथ से पहले इप मैन उनसे लगभग 1 दशक तक नहीं मिले थे और इनके बीच सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि इप मैन का शादी के बाहर एक दूसरा बेटा भी था। फाइनली अगर बात करें इप मैन 4 के इवेंट्स के बारे में तो ये पूरी तरह से फेक है, क्योंकि इप मैन चाइना और हांगकांग के अलावा और कहीं भी बाहर नहीं गए थे। तो वहाँ पर अपने बेटे को एडमिशन दिलाना और लड़ना मूवी के लिए बहुत औसम था, पर इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब चलिए फाइनली बात करते हैं इस मूवी सीरीज के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, जहां पर अगर सबसे पहले बात करें क्रिटिकली तो इप मैन 1 मूवी को बीजिंग कॉलेज स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ इसे 28th हांगकांग फिल्म फेस्टिवल में इसे बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्शन कोरियोग्राफी के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं पर शंघाई फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड में इसे फिल्म ऑफ मेरिट का भी अवार्ड दिया गया। दूसरी ओर इप मैन 3 को 35th हांगकांग अवार्ड्स में 8 अवार्ड दिए गए, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स तक शामिल हैं। वहीं पर इसे शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्शन कोरियोग्राफी, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं पर अगर बात करें फाइनेंशियली तो इस मूवी ने टोटल $140 मिलियन की बजट पर अब तक वर्ल्ड वाइड $426 मिलियन दुनिया भर में कमाए हैं, जहां पर इसकी तीसरी और चौथी मूवी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई थी, जिसमें इप मैन 3 ने $36 मिलियन की बजट पर $156 मिलियन कमाए थे। वहीं पर इप मैन 4 ने $52 मिलियन की बजट पर $175 मिलियन कमाए थे। पर फिर भी इन सब में मास्टर जी इप मैन लेगेसी एक फ्लॉप साबित हुई, जहां पर $28 मिलियन की बजट पर इसने दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ $21 मिलियन ही कमाए। यही कारण है कि इसकी आने वाली सीक्वल में से $13 मिलियन की कटौती की गई है। सो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द इप मैन मूवीज फैक्ट। सबसे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि इस चैनल पर हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार हो चुके हैं एंड ऑफ कोर्स कि आपके अप्रिशिएशन, लव और सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू वेरी मच। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है और ये जर्नी बहुत लंबा चलने वाली है। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एक Q&A वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आप सब्सक्राइबर्स के कुछ जेनरिक सवालों को चुना है जो आपको मेरे और मेरे चैनल के बारे में बहुत कुछ बताएंगे और ये वीडियो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। वैसे बाय द वे, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। इप मैन के डिफरेंसेस को तो सुन के मेरे होश ही उड़ गए, पर फिर भी मूवीज ने हमें कम से कम एंटरटेन किया, उतना ही हमारे लिए काफी है। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।